हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्टी सेल थेरेपी। ये यूपीएससी का काफ़ी बेहद ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये जो जीएस 3 में बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है और काफ़ी साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसलिए इसके काफ़ी हाईली चांसेस है कि प्री या मेंस में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आए। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम कार्टी सेल थेरेपी को समझेंगे कि ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। फिर डिटेल में मैंने बेनिफिट्स वही प्रोज और कॉन्स को दिया है ताकि आप अपने डायमेंशंस को बढ़ा सकें अपने एग्ज़ाम में जो आंसर लिखेंगे उसमें। इसके बाद इनको इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि किस तरह से काम करता है। इसके बाद में जो है ये हिंदी मीडियम का कंटेंट है, जो सेम मैंने ऊपर दिया है समझाऊंगा, वही उसी का हिंदी में ये कंटेंट दिया हुआ है। जिनको ज़रूरत है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए, एक पीवाईक्यू भी दिया है इसमें, मतलब है ना। उसके बाद में ये पीवाईक्यू है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये मेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है ना, ये लिख के। और इसका जो मॉडल आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो आप यूट्यूब पर जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में हम टॉपर्स की कॉपी से समझेंगे उन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसको किस तरह से उन्होंने टैकल करा है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि कार्टी सेल थेरेपी क्या होती है। देखिए, कार्टी सेल थेरेपी क्या होता है, एक न्यू थेरेपी है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। अभी जो ट्रेडिशनल चलती है ना कीमोथेरेपी वगैरह, एक इनके काफ़ी सारे नुकसान हैं और कई बार सक्सेस भी नहीं हो पाती है काफ़ी स्ट्रोक्स लेने के बाद में। तो उस चीज़ से निजात पाने के लिए एक परमानेंट मतलब काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसी दिशा में कार्टी सेल थेरेपी एक नया प्रयास है जो कई सारे ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करती है। तो समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। ये कार्टी सेल थेरेपी इज स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, है ना। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये दैट यूजेस योर ओन इम्यून सेल्स, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमें डिफेंड करता है। फॉरेन जो एजेंट होते हैं हमारी बॉडी को डिसीज़ कोज करने से बचाता है। इम्यून सिस्टम का ये काम होता है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ इम्यून सेल्स होती है जो सेल्स हमें इन सब चीज़ों से बचाती है। उनमें कई तरह की न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस तरह से कई सारी सेल्स होती है। उसी तरह से बी सेल और टी सेल भी, काफ़ी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर की सब पार्ट होते हैं ये। तो उसमें जो बी सेल टी सेल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। उन्हीं में से जो कार्ट टी सेल थेरेपी है तो टी सेल्स का वो यूज़ करती है ना। तो हम देखते हैं अभी किस तरह से यूज़ करती है। तो इम्यून सेल्स क्या क्या होती है हमारे, हमें प्रोटेक्ट करती है डिसीजेस से, ठीक है। तो उसी में से जो बी सेल्स होती है, टी सेल्स होती है, उनका भी यही काम होता है ना, ये क्योंकि ये इम्यून सेल्स होती हैं। तो जो टी सेल्स को ये किस तरह से यूज़ करता है, टू फाइट कैंसर्स, है ना। कैंसर्स को फाइट करने में डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं WBC, है ना, उसके अंदर बी सेल, टी सेल्स, कई तरह की सेल्स होती है। WBC क्या होती है, इम्यून सेल्स होती है, मतलब इसमें इम्यून सेल्स होती है। तो ये जो टी सेल्स होती है उसको ले लेते हैं हमारे ब्लड से, है ना। तो डॉक्टर्स टेक टी सेल्स, है ना, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है ये, फ्रॉम योर ब्लड से ले लेते हैं, है ना। ये ब्लड है, यहाँ से टी सेल्स लिया, फिर क्या करते हैं, चेंज देम इन ए लैब टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स। तो क्या करते हैं, इस टी सेल्स को मिक्स करवा देते हैं वायरस से, है ना। ये वायरस जो होता है इनएक्टिव होता है, यानी कि ये जो होता है डिसीज़ कोज नहीं करता है क्योंकि इनएक्टिव है ना। तो इसको क्या करते हैं, इस वायरस को वो ट्रेन कर देते हैं, वो इसमें मिक्स होता है और फिर इस टी सेल्स को ये ट्रेन कर देता है जो कैंसर सेल्स होती है उनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ये मैसेंजर की तरह काम करता है जो टी सेल्स को बताता है कि कौन कौन सी कैंसर सेल्स कौन कौन सी है, उनको कैसे फाइट करना है, कैसे किल करना है। फिर जब ये ट्रेन हो जाता है तो इसको क्या करते हैं कि ये लैब में ग्रो करवाते हैं, है ना। लैब में क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं टी सेल्स को। तो बहुत सारी जब टी सेल्स बन जाती है तो वापस से क्या होता है, जो जिस पेशेंट से ये टी सेल्स ली गई थी उसी पेशेंट में जो है ये इन्फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब वो पेशेंट में जाएगी उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि उसके जो कैंसर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देगा और वो पेशेंट जो है कैंसर फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ काम करती है एंड पुट देम बैक इनटू द बॉडी, यही मैंने समझाया अभी। फिर उसी का ये जो है एक्सप्लेनेशन वर्जन दिया गया है। टी सेल्स को लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं लैब में, है ना। फिर उसमें कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर करके एक जो प्रोटीन होता है उसको जो है डाल देते हैं टी सेल्स में और उसी को जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो कैंसर सेल को क्या करता है, फाइट करने में मदद करता है ये जो प्रोटीन होता है। इसके बाद ग्रो मोर सेल्स, उसको ग्रो करवाते हैं, फिर इन्फ्यूज़ वेक कर देते हैं और फिर वो जाके बॉडी में फाइट करते हैं। इसके प्रोज क्या है,
देखते हैं तो वेरी इफेक्टिव सर्टेन ब्लड जो कैंसर्स होते हैं कुछ, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फिर कैन प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, जैसे कीमोथेरेपी होता है, कई बार क्या होता है कैंसर रिटर्न हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद वन टाइम ट्रीटमेंट होता है मेनी केसेस में, यानी कि सेकंड सेटिंग की भी जरूरत नहीं होती। कीमोथेरेपी में तो हमें कई सारी सेटिंग्स लेनी पड़ती तब जाके वो सक्सेस होता है, लेकिन ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद में कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। एक तो एक्सपेंसिव है, अभी कुछ टाइम पहले तो इसकी कॉस्ट करोड़ में होती थी, 4 करोड़ फॉरेन में, लेकिन अभी जो इंडिया में जो अभी रिसेंट में एक इसका यूज़ हुआ था वहाँ पे ये 40 लाख के आसपास, लेकिन ये भी कम नहीं है। इसको और काफ़ी इसको अफोर्डेबल बनाने के प्रयास जारी हैं अभी भी, है ना। इसको 10 to 20 लाख के रेंज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी 40 लाख के आसपास, जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल पेशेंट तो नहीं अफोर्ड कर सकता, है ना। और फॉरेन में तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है अभी भी। इसके बाद में कैन कोज स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स, है ना, जैसे फीवर, लो ब्लड प्रेशर, है ना। इम्यून सिस्टम जो होता है वो कई बार इसको रिजेक्ट कर देता है, ये भी एक रीज़न है। इसके बाद में वर्क्स बेस्ड फॉर ब्लड कैंसर्स नॉट फॉर सॉलिड ट्यूमर्स, जो होते हैं उनके लिए ये काम नहीं करता। ब्लड कैंसर्स के लिए जो हमने देखा ना, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर्स होते हैं, इनके लिए अच्छे से काम करता है। ठीक है, इट्स अ पावरफुल ट्रीटमेंट बट स्टिल बीइंग इम्प्रूव्ड फॉर मोर टाइप ऑफ कैंसर, मतलब वही सर्टेन कैंसर्स के लिए काम करता, सभी के लिए नहीं करता, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके बाद बेनिफिट्स जो है वो देखते हैं। टारगेटेड है, उसी से लिया गया टी सेल पेशेंट से और उसी में डाल दिया गया उसी को, तो इसीलिए इसको क्या होता है, टारगेटेड थेरेपी, है ना। तो स्पेसिफिकली अटैक्स कैंसर सेल्स को ही अटैक करता है, टारगेटेड है। इसके बाद पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है, इंडिविजुअल्स के लिए है, टेलर्ड है ना, बनाया गया है इसको। इसके बाद में लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है ये, अगर एक बार ट्रीट हो जाता है तो चांसेस है कि दोबारा रिटर्न नहीं होगा कैंसर, तो ड्यूरेबल रेमिशन होता है इसका, मतलब टिकाऊ। और इसके बाद मिनिमल साइड इफेक्ट्स है इसके, कम है, मतलब इतने नहीं है जितने जैसे कि जो हम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, आप में उसको पता है कि उसमें जो है रेडिएशन का यूज़ करा जाता है पेशेंट पे। जब वो रेडिएशन जाता है तो उसकी जो हेल्दी सेल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कई बार सर के बाल उड़ जाते हैं या फिर स्किन वगैरह ख़राब हो जाती है, तो बहुत सारे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कंपेयर ट्रेडिशनल जो कीमोथेरेपी है उसमें। इसके बाद हाई एफिकेसी है, मतलब अगर ये ट्रीटमेंट लिया है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आप क्योर हो जाएंगे, है ना। हाई एफिकेसी का मतलब ये है ना। लेकिन इफेक्टिव है सर्टेन ब्लड कैंसर, जो हमने देखा ना, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये सब। फिर रिड्यूस रिलैप्स, है ना, यानी लोअर चांसेस ऑफ कैंसर रिकरेंस, मतलब हमने जो बात करी कि कैंसर के लौटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद में वन टाइम ट्रीटमेंट है, एक बार लेना है। कीमोथेरेपी में तो कई सारी सेटिंग्स लेनी पड़ती है ना, अभी हमने देखा जो कीमोथेरेपी होती है उसमें मल्टीपल सेटिंग्स लेनी पड़ती है, तो ये वन टाइम ट्रीटमेंट है। एक्सपांडिंग एप्लीकेशंस, है ना, रिसर्च फॉर सॉलिड ट्यूमर्स ऑनगोइंग, अभी चल रही है, हो सकता है आगे चल के सॉलिड ट्यूमर्स को भी ट्रीट कर पाए, है ना। इसके बाद FDA अप्रूव्ड है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का डिपार्टमेंट, उसने इसको अप्रूव मिला हुआ है, तो ये इसका फ़ायदा है ना। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, एनहांस इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, बाहर जाके टी सेल्स को वायरस के थ्रू मतलब इंजीनियर कर रहे हैं ना, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे बोला जा रहा है ना। डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक, है ना। तो उसका ये एनहांस तो इम्यून रिस्पॉन्स को भी एनहांस कर देता है, क्योंकि बाहर से हमने इसको अल्टर करा है। इसके बाद में ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे। एक तो वही हमने देखा कि अभी जो रिसेंट एक हुआ था इंडिया में, 40 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट आई थी, है ना। अभी कुछ टाइम पहले तो इसकी 4 करोड़ के आसपास, अभी भी फॉरेन में तो कई जगह इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसको अफोर्डेबल बनाया जाना चाहिए अभी। उसके बाद सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, तो क्या करता है कि हमारे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए साइटोकिन्स नाम के प्रोटीन को रिलीज़ करता है। जब ये प्रोटीन जो होता है ना, अगर अत्यधिक मात्रा में यानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो ये सिंड्रोम होता है। इसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी या फिर हमारी जो दूसरे ऑर्गन्स है वो भी फेल हो सकते हैं, है ना। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस ट्रीटमेंट की, वाइडली अवेलेबल नहीं है, मतलब ये हर कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए अप्रूवल अभी फ़िलहाल तो पर केसेस बेसिस पे लिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट से, जो CDSCO है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उससे। फिर इसके बाद में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसकी, मतलब लेब में ले जाएंगे, काफ़ी टाइम भी लग जाता है ना, टाइम भी कंज्यूमिंग भी है। रिक्वायर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, टी सेल्स को लिया, वायरस फिर ग्रो करवाया, फिर इम्यून सिस्टम उसमें डाला, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। और फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है, वीक्स कई बार कई हफ्ते लग जाते हैं इसको मैन्युफैक्चर करने में। रिलैप्स रिस्क है कैंसर में, रिटर्न इन सब केसेस, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो ही जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इसकी रेट सक्सेस होने की तो काफ़ी है, लेकिन रिटर्न हो सकता है, रिस्क तो है ही। इसके बाद में लिमिटेड ब्लड कैंसर्स, जैसे हमने देखा था ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इन पे ही एप्लीकेबल होता है, सॉलिड ट्यूमर्स पे नहीं होता है। लेस इफेक्टिव फॉर सॉलिड ट्यूमर्स।
इसके बाद इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर सकता है ना। सीवियर इन्फ्लेमेशन, बॉडी में सूजन आ सकती है, जिससे ऑर्गन फेल्योर भी हो सकते हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, कई सारे जो है ऑर्गन फेल्योर का चांसेस रहता है अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो। इसके बाद में शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस भी जो है इसका मेरे को एडिशनल ट्रीटमेंट भी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक ट्रीटमेंट की अगर कोस्ट अगर फुल डिले होगी और एडिशनल ट्रीटमेंट लग गया तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना कोई भी। फिर इसके बाद में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ है ना, पोटेंशियल फॉर इम्यून हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, तो ये जो है होस्ट डिसीज़ हो सकती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ को बोलते हैं, इसका भी रिस्क है। इसके बाद ये इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से वही जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था, आप देख सकते हैं टी सेल्स को लिया, फिर इसके बाद में जो है टी सेल्स को जो है सेपरेट करने के बाद में जेनेटिकली इंजीनियर करा, कार प्रोटीन को उसको लगाया, फिर रिसेप्टर कार्टी सेल है ना, फिर इसके बाद में मिलियंस ऑफ कार्टी सेल्स को ग्रो करा इन्होंने। फिर कीमोथेरेपी इज गिवन बिफोर द टी सेल्स थेरेपी यहाँ पे दी गई है, लेकिन अब ये देखिए, अब सीधे न्यू कार्टी सेल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो ये डाल दिया, उससे क्या होगा, ट्रीटमेंट जो है सिंगल टाइम में हो जाएगा। उसके पहले ये जो है कीमोथेरेपी दी जाती थी, ठीक है। तो ये सब हो गया, और इसके बाद में जो है ये हिंदी में आपको कंटेंट दिया गया है, टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं अब सीधे आता हूँ क्वेश्चंस पर, है ना, प्रीलिम्स वाले जो है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्टी सेल थेरेपी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी प्राइमरली यूज फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत गलत स्टेटमेंट है एकदम, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं, ये तो कार्टी जैसे कैंसर, केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो कि कैंसर के लिए यूज़ होता है, तो स्पेशल उसी के लिए डिज़ाइंड है ना, तो ये गलत हो गया पहला। तो इसके बाद में द थेरेपी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग पेशेंट टी सेल्स। बिल्कुल हमने ये देखा, टी सेल्स ली जाती है और उसको जो है मॉडिफाई करा जाता है, वायरस डाला जाता है, वायरस के थ्रू उसको मैसेज दिया जाता है, अल्टर किया जाता है, CAR प्रोटीन से उसको जो है टी सेल्स को लेस किया जाता है, तो ये कार्टी बन जाता है ना। तो इसको, तो ये सही है सेकंड स्टेटमेंट। तो फिर इसके बाद कार्टी सेल थेरेपी इज करेंटली एन अफोर्डेबल एंड वाइडली कहाँ है, अभी देखा ना, वाइडली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, तो ये तो गलत है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि पहला गया है ना, फिर अब या तो 2 होगा या 2 3 होगा, तो सीधे 3 देख सकते थे कि ये गलत है, तो फिर 3 भी चला गया, आंसर आ गया 2, यानी सेकंड देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। या फिर इससे यहाँ से भी चला जाता है ना, 3 गया, 1 2 होगा, 1 देखते हैं, हाँ मतलब वही, ठीक है। फिर इसके बाद में ये ओनली 2, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना, प्राइमरली यूज फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फिर थेरेपी इन्वॉल्व्स इंजीनियरिंग पेशेंट टी सेल्स विद केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, ठीक है। इसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कार्टी सेल थेरेपी करेंटली एक्सपेंसिव है, अभी हमने देखा, नॉट वाइडली एक्सेसिबल इन इंडिया, इतनी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, एक्सेसिबल नहीं है। 2 एफर्ट्स आर बीइंग मेड, मतलब किए जा रहे हैं, टू डेवलप इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स, है ना, ताकि हम सस्ते अल्टरनेटिव्स के प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को, कार्टी सेल थेरेपी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, केमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के बारे में टर्म है और इसका डिस्क्रिप्शन है, क्या सही हमें देखना है। तो जो इसमें क्या होता है कि जेनेटिकल इंजीनियर रिसेप्टर होता है, मतलब वही प्रोटीन रिसेप्टर दैट एनहांस एबिलिटी ऑफ टी सेल्स टू टारगेट, यही है, सही है ये तो, है ना। फिर ऑटोलॉगस थेरेपी ट्रीटमेंट वेयर, है ना, सेल्स फ्रॉम अ हेल्दी डोनर आर यूज फॉर, नहीं इसमें डोनर की नहीं, ऑन सेल्स को यूज़, ऑटो है ना, ऑटो का मतलब होता है खुद की सेल्स, और एलोजेनस जो होता है और एलोलोगस, उसमें जो होता है डोनर की सेल्स को यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोलोगस है। अभी नीचे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। इसके बाद में जो है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें डोनर की नहीं, खुद की ही सेल्स को यूज़ करते हैं। साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्रोटीन होता है जो रिलीज करता है, तो पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ कार्टी सेल थेरेपी ड्यू टू एक्सेसिव इम्यून एक्टिवेशन, तो ज़्यादा अगर ज़्यादा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या होगा, साइटोकिन प्रोटीन को रिलीज़ करेगा, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो कई बार इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि ज़्यादा जो है साइटोकिन को रिलीज़ करे, उसी को साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम बोलते हैं, यही इसकी बात बोली है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा, 2 पेयर सही है ना इसमें से, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ दी हुई है, व्हेन डोनर सेल्स आर यूज्ड, तो उसको बोलते हैं सॉरी, ऑटोलॉगस क्या होता है, जिसमें खुद की सेल्स, पेशेंट्स ओन सेल्स को यूज़ करते हैं, है ना, नॉट डोनर सेल्स। व्हेन डोनर सेल्स आर यूज्ड, मतलब अगर जब डोनर की को करेंगे तो इट इज कॉल्ड एलोजेनिक, है ना, थेरेपी। इसके बाद में साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम इज कॉमन एंड पोटेंशियली सीवियर साइड इफेक्ट कार्टी सेल थेरेपी कोज्ड बाय एन ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, ज़्यादा साइटोकिन रिलीज कर देगा प्रोटीन,
तो ऐसा हो जाएगा ना। फिर एक क्वेश्चन जो है इसी का हिंदी में ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने प्री में पूछा गया था 2022 में। ये काफ़ी इसी से रिलेटेड है, उस टाइम भी ये काफ़ी न्यूज़ में था, अभी भी पूछा सकता है। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी एंड टी सेल्स, है ना। बी टी सेल्स हमने पढ़े क्या होते हैं, ये इम्यून सेल्स होते हैं, है ना। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर का ही पार्ट होता है, इम्यून सेल्स होते हैं। और इम्यून सेल्स क्या करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं डिसीजेज से। तो देखिए इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया हो गया है कि नहीं दिया गया। तो दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस, नहीं ये एलर्जी के लिए तो नहीं यूज़ होता है ना। दे एलिविएट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन, नहीं ये तो बॉडी पेन और इन्फ्लेमेशन तो स्टेरॉइड्स का काम होता है, ना कि इनका, है ना। स्टेरॉइड्स का यूज़ करा जाता है बॉडी पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इम्यूनोसप्रेसेंट जो बोलते हैं, स्टेरॉइड्स उसी को बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, तो ये दोनों गलत हैं, है ना। इसके बाद में द एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट तो स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये तो गलत है। फिर दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज कोज बाई पैथोजेंस, बिल्कुल ये है ना। इन्फ्लेमेशन से एलिवेट करने के लिए हमने जो अभी साइटोकिन्स की बात करी है वो होते हैं साइटोकिन्स। यहाँ साइटोकिन्स की तो बात नहीं करी गई है ना। साइटोकिन्स रिलीज़ करते हैं ना, हमने अभी बात करी। साइटोकिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। कई बार ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं तो वो क्या होता है, साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो जाता है हमें। तो ये अगर यहाँ साइटोकिन दिया होता है, यहाँ टर्म की जगह साइटोकिन्स क्या होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता है, ये गलत है ना। फिर इसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी ये सेम काम करते हैं इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने का, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम सब सप्रेस हो जाता है तो क्या होता है कि जो साइटोकिन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं, तो भी यही है ना, बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद में दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोज बाई पैथोजेंस, तो ठीक है, ये सही है। फिर इसके बाद में जो है ये क्वेश्चन दिया हो गया मेंस का, जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम टॉपर्स की कॉपी को देखते हैं, इसमें उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से टेकल करा है। तो क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स वाइडली बिलीव दैट डेवलपमेंट ऑफ CAR T सेल थेरेपी कैन बी गेम चेंजर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, है ना। तो हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो CAR T सेल थेरेपी का जो डेवलपमेंट है गेम चेंजर हो सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। हाउ कैन CAR T सेल थेरेपी ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है उसकी लिमिटेशंस को किस तरह से कम कर सकता है CAR T सेल थेरेपी, आपको बताना है, ठीक है। तो फिर हम जो है इसका आंसर का फ्रेमवर्क देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है, फिर देखते हैं हम टॉपर्स ने क्या लिखा है। सबसे पहले आंसर फ्रेमवर्क हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। तो इस केस में आप CAR T सेल थेरेपी की जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या या कोई रिसेंट डेवलपमेंट इसमें जो है चल रहा हो वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है बॉडी लिखते हैं। बॉडी में क्या होता है, जो पार्ट पूछे गए उनको सब हेडिंग्स में लिखते हैं। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी कि गेम चेंजर हो सकता है, उसके रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है, क्या इश्यूज़ है जो जिनको ये एड्रेस करती है, इसके जो बेनिफिट्स पड़े थे ना वही लिखना है आपको। इसके बाद में जो है इसको किस तरह से जो है ये मतलब जो उसके जो लिमिटेशंस हैं किसके CRISPR के, उसको किस तरह से दूर करता है, उसमें उसके फेवर में कुछ जो है आपको पॉइंट्स देने हैं ना। फिर जो है कंक्लूजन पॉजिटिव नोट या फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ लिखना है। तो वही हो सकता है कि आगे चल के हमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि इसके जो है ड्रॉबैक्स को कम करा जा सकते हैं, इस तरह से हम दे सकते हैं। देखिए टॉपर्स ने किस तरह से लिखा है, देखते हैं। देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रौद्योगिकी की उन्नति के इस युग में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, इज़ वन सच एरेना विच हैज़ गेंड ह्यूज प्रोमिनेंस, जिसको काफ़ी जो है महत्व मिला है पिछले कोविड के बाद से, है ना। हमने देखा ना वैक्सीन्स का डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें। तो CAR T थेरेपी गेम चेंजर, ये उसी के फेवर में उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स लिखे किस तरह से गेम चेंजर हो सकती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इन्होंने एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करा जो हमने प्रोसेस ऊपर पढ़ी थी ना। हेल्दी सेल्स को लिया जाता है, टिश्यूज टेकन विच आर मेड टू रेप्लिकेट, उनको फिर रेप्लिकेट करवाया जाता है। फिर सिंथेटिक मटीरियल, है ना, सिंथेटिक मीडियम में प्लेस इन टू कैंसर पेशेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने वो डायग्राम बना दिया जो हम इन्फोग्राफिक में पढ़ा था कि CAR T सेल को रेप्लिकेट करवाया, फिर इंसर्ट कर दिया, फिर पेशेंट जो है CAR T सेल्स ग्रो करवाया, मल्टीप्लाई हुई उसके, है ना। फिर ग्रो करवाने के बाद में वापस से अटैक इन द कैंसर, मतलब वही पेशेंट के अंदर डाल दी, फिर CAR T सेल जो है ग्रो होने लगी। वो तो लैब में ही ग्रो करवा लेते हैं। फिर इसके बाद में अटैक जो है करती है वो कैंसर सेल्स को, फिर जो है रिस्टोर हो जाती है हेल्थ। तो इन्होंने ये लिखा है। इसके बाद में इजी प्रोसेस है, इम्प्लीमेंट में कुछ नहीं है, मतलब कुछ वीक्स तो लगते ही हैं, कॉम्प्लिकेशंस तो है ही खैर, लेकिन जो दूसरी जो है कीमोथेरेपी वगैरह उनकी कंपेयर में तो काफ़ी ईजी है ना, टू इम्प्लीमेंट। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अदर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर अनअफोर्डेबल बाई पुअर, है ना। इसके बाद में इजी टू एडमिनिस्टर भी है, आसानी से की जा सकती हैं, अनलाइक द कीमोथेरेपी विच फेंस, उसमें काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। हमने देखा ना काफ़ी रिएक्शंस होते हैं, कई मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती है। तो इन्होंने ये चार पॉइंट्स दिए हैं। इसके बाद CAR T सेल थेरेपी ओवरकम्स लिमिटेशंस, किस तरह से जो CRISPR-Cas9 की लिमिटेशंस को ओवरकम करती हैं इसमें बताया गया है।
पहला, क्रिस्पर Cas9 अल्टर्स जीन्स को अल्टर करती है क्रिस्पर Cas9, है ना, सीन एज रिस्की है, अनएथिकल है ना। CAR T सेल थेरेपी डज नॉट टेम्पर विथ ह्यूमन जीन्स डायरेक्टली, मतलब करती तो ये भी है लेकिन डायरेक्टली नहीं करती है कि अंदर जाके उसमें मतलब काफ़ी जेनेटिक्स को चेंज करा गया हो, है ना। तो ये टी सेल्स को अल्टर करा जाता है ओनली, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं क्रिस्पर में फेलियर होने के, है ना। फिर इसके बाद में सीधे तौर पर नहीं करती है। फिर इसके बाद क्रिस्पर Cas9 स्टिल अंडर रिसर्च है, ये अभी मतलब जो क्रिस्पर Cas9 है अभी अंडर रिसर्च है, मतलब पूरी तरीके से अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, येट नॉट डेसिफर्ड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से जो है ये मतलब इसमें खोज जारी है ना, पूरी तरीके से डेसिफर नहीं हुई है ड्यू टू चैलेंजेस ऑफ म्यूटेशंस, की जो जीन में परिवर्तन आता है ना उसके चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है उसमें, है ना। तो इसलिए भी उसके लिमिटेशंस को दूर करती है, रिस्की है, अनएथिकल है ना, डेसिफर नहीं हुई है, चैलेंजेस हैं म्यूटेशंस के। CAR T सेल थेरेपी मच मोर इकोनॉमिकल है, सस्ती है ना, सेफर है देन क्रिस्पर के कंपेयर में, मतलब ये और भी ज़्यादा महंगी है जो ये है ना, मतलब जो क्रिस्पर वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। चाइना में इसके तो न्यू वो बेबी भी डिज़ाइन करता है चाइना इसके थ्रू, है ना, कि किस तरह से बाल रखने हैं, फ्यूचर बेबीज़ जो होने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें। फिर है ना इसके बाद इन्होंने कंक्लूड करा है फ्यूचरिस्टिक नोट्स के साथ, क्या करा है कि मोर रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड इन CAR T सेल थेरेपी में भी, है ना। क्यों, ऑल्सो अभी हमने देखा ना कि बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्यूमर्स के कैंसर के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है, तो बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है टू इंश्योर सेफ्टी एंड बेनिफिशंस प्रिवेंट मालफिशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो सुरक्षित और उपयोगी बनाने की ज़रूरत है ना। तो थैंक यू, काफ़ी लंबा हो गया शायद, है ना। थैंक यू सो मच।